हेलो दोस्तों, वीकेंड किड स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। कहानियाँ जिसमें होगा ढेर सारा मनोरंजन और एक छोटी सी सीख। और कहानी के अंत में मैं आप सबसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप अपने प्यारे बच्चों से पूछना। और उनका जो भी जवाब हो, सही या कुछ अलग, प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ऑनवर्ड, इयान और बार्ली का अनोखा सफ़र, भाग 2। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले वीकेंड पर मैंने आपको इस कहानी का पहला भाग सुनाया था। और जिन दोस्तों ने कहानी का पहला भाग अभी नहीं सुना है, उनके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहां से कहानी का पहला भाग सुन सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी का दूसरा भाग। इयान कहता है, ठीक है बार्ली, हम पापा को वापस लाने के लिए कुछ भी करेंगे। बार्ली अपने ही एक कहानीकार के अंदाज में कहता है, ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं इस रोमांचक सफ़र पर। बार्ली अपनी प्यारी वैन ग्विनवर को लेकर आता है और इयान और बार्ली निकल पड़ते हैं मैंटिकोर ड्रैगन सराय मुसाफिर खाने की ओर। वैन में बैठा इयान अपने पिता के ऊपरी गायब भाग पर एक पुतला लगा देता है और उनसे बैठकर अपने मन की बातें कहने लगता है। फिर इयान बार्ली के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। बार्ली पूछता है, ये तुम क्या लिख रहे हो? इयान कहता है, फिनिक्स मणि से पापा जब पूरी तरह से हमारे सामने आ जाएंगे तो बचे हुए 20 से 22 घंटों में मैं उनके साथ क्या क्या करूँगा, उन चीज़ों की मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। इयान लिस्ट में लिखता है, प्ले कैच, बॉल से कैच खेलना, टेक अ वॉक, पैदल सैर पर जाना, हार्ट टू हार्ट, अपने दिल की बातें उनसे कहना, लाफ टुगेदर, साथ में हंसना खेलना, ड्राइविंग लेसन, उनसे कार चलाना सीखना, शेयर माई लाइफ विथ हिम, अपने जीवन की बातें उन्हें बताना, जिसका मौका इयान और बार्ली को कभी नहीं मिला था। बार्ली इयान से कहता है, अच्छी बात है, पर इयान, जब फिनिक्स मणि हमें मिल जाएगा और तुम फिर से छड़ी से पापा पर जादू करोगे, उससे पहले तुम्हें जादू का थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेना चाहिए। मैं जानता हूँ समय कम है, पर जो भी समय है उसमें तुम अभ्यास कर सकते हो। बार्ली इयान को यॉर्क का खजाना बोर्ड गेम की किताब देता है और कहता है, इस किताब में सभी मंत्र और उनके अभ्यास का तरीका लिखा हुआ है। तो अब शुरू हो जाओ मेरे छोटे जादूगर। यहाँ माँ लॉरेल मार्केट से खरीदी करके घर पर वापस आती हैं और देखती हैं कि बार्ली और इयान कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। माँ लॉरेल उनके कमरे में जाती हैं, तब दरवाजे पर उन्हें एक चिट्ठी मिलती है जो बार्ली इयान ने माँ लॉरेल के लिए छोड़ रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, माँ, हम दोनों भाई जल्द ही वापस आएंगे, आपके लिए एक बड़े से सरप्राइज़ के साथ। माँ लॉरेल कमरे के अंदर जाती हैं और देखती हैं कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त हाल में है, जैसे कि कोई तूफान आया हो। माँ लॉरेल इयान की टेबल पर 2 कार्ड्स देखती हैं। एक कार्ड पर लिखा था, मैंटिकोर का सराय मुसाफिर खाना, दूसरे कार्ड पर फिनिक्स मणि का चित्र था। ये देखकर माँ लॉरेल समझ जाती हैं कि दोनों बच्चों ने जरूर कोई बेवकूफ़ी की है और दोनों मैंटिकोर सराय की ओर ही गए होंगे। माँ लॉरेल घबरा जाती हैं। वो तुरंत अपनी कार निकालती हैं और मैंटिकोर सराय की ओर निकल पड़ती हैं। यहाँ वैन के अंदर इयान यॉर्क का खजाना किताब में लिखे मंत्रों से जादू का अभ्यास करने की शुरुआत करता है। किताब में बुनियादी जादू सीखने के लिए 3 मंत्र लिखे हुए थे। किसी भी चीज़ को हवा में ऊंचाई पर उड़ाने के लिए मंत्र था, दीर्घ उड़ान छू। किसी भी चीज़ को हवा में एक निर्धारित ऊंचाई तक उड़ाने के लिए मंत्र था, लघु उड़ान छू। और किसी भी गतिमान या उड़ती चीज़ को हवा में स्थिर करने के लिए मंत्र था, स्थिर भव। इयान मंत्र पढ़कर कई बार कोशिश करता है, पर कुछ बात नहीं बनती। इयान झल्लाकर गुस्से में अपनी जगह पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये होगा। बार्ली कहता है, तुमसे जरूर होगा मेरे भाई, बस खुद पर भरोसा रखो। बातों बातों में बार्ली और इयान मैंटिकोर ड्रैगन सराय पर पहुंच जाते हैं। मैंटिकोर सराय के बाहर का नज़ारा देखकर इयान कहता है, ये तो बहुत भयानक जगह लगती है। बार्ली कहता है, हाँ बिल्कुल, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। बार्ली इयान अपने पिता को लेकर मैंटिकोर सराय के दरवाजे पर पैदल जाते हैं। दरवाजे पर बार्ली इयान से कहता है कि मैंटिकोर ड्रैगन के पास फिनिक्स मणि तक पहुँचने का नक्शा जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर बार्ली दरवाज़ा खोलता है और अंदर का नज़ारा देखकर बार्ली इयान चौंक उठते हैं। मैंटिकोर ड्रैगन का सराय अब बच्चों का रेस्टोरेंट बन चुका था और वहाँ बच्चों की बर्थडे पार्टी चल रही थी। बार्ली कहता है, बीते वर्षों में ये जगह काफ़ी बदल चुकी है। बोर्ड गेम के अनुसार तो ये जगह काफ़ी खतरनाक हुआ करती थी। बार्ली मैंटिकोर रेस्टोरेंट के बिल काउंटर पर जाता है और वहाँ मौजूद महिला से कहता है, मुझे महान मैंटिकोर कहाँ मिलेंगी? वो महिला कहती है, आप इंतज़ार कीजिए, मैंटिकोर बस कुछ ही पल में किचन से आ रही हैं। उसी समय मैंटिकोर ड्रैगन किचन से बाहर आती हैं। उनके दोनों हाथों में खाने की प्लेट्स होती हैं। मैंटिकोर अपने कर्मचारियों से चिल्लाकर कहती हैं,
ये खाना टेबल नंबर 10 और 12 पर पहुंचा दो और कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दो। पिछले शनिवार को अधिकतर कस्टमर्स ने कस्ट डायल रिव्यू ऐप पर रिव्यू में हमें बस 1 स्टार दिया था, तो अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे रिव्यू में पूरे 5 स्टार चाहिए। सुना तुम सब ने? मैंटिकोर को रसोइयों के कपड़ों में देखकर बार्ली और यान चौंक उठते हैं। बार्ली आगे बढ़कर मैंटिकोर के पास जाता है और घुटने पर बैठकर सर झुकाकर मैंटिकोर से कहता है, हे महान शक्तिशाली मैंटिकोर ड्रैगन, हम दोनों भाई फिनिक्स मणि की तलाश में निकले हैं। हमें आपसे उस मणि तक पहुंचने का नक्शा चाहिए। मैंटिकोर उन्हें एक नक्शा दिखाती हैं और कहती हैं, ये रहा नक्शा, प्यारा है ना, ये मैंने खुद बनाया है। यान वो नक्शा देखकर कहता है, ये तो बच्चों के लिए पहेली का नक्शा है, बस एक चिल्ड्रन मेनू है। मैंटिकोर कहती है, हाँ, पर ये मेरे फिनिक्स मणि के असली नक्शे पर आधारित है, ये उसकी सॉफ्ट कॉपी है। बार्ली कहता है, महान मैंटिकोर, हमें असली नक्शा चाहिए, प्लीज़ उस असली नक्शे तक हमें पहुंचाइए। मैंटिकोर कोने की दीवार पर इशारा करती हैं और कहती हैं, वो रहा नक्शा उस दीवार पर। बार्ली और इयान तुरंत वो नक्शा दीवार की फ्रेम से निकाल लेते हैं, पर तुरंत मैंटिकोर उनके पास आती हैं और नक्शा उनसे छीन लेती हैं और कहती हैं, तुम लोग ये नक्शा नहीं लेकर जा सकते। बार्ली और इयान मैंटिकोर को अपने पापा के बारे में और जादू से हुई गड़बड़ के बारे में पूरी बात बताते हैं। मैंटिकोर फिर भी उन्हें नक्शा देने से मना कर देती हैं और कहती हैं, लोगों को खतरों भरे सफ़र पर भेजने का मेरा काम मैंने वर्षों पहले ही बंद कर दिया है। अब मुझे मेरा काम करने दो, कस्टमर्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यान चिल्ला कर कहता है, नहीं, हमें ये नक्शा हर कीमत पर चाहिए। मैंने अपने पापा को बचपन में देखा था, उनकी कुछ धुंधली यादों और एक पुराने से थैले के अलावा अब हमारे पास उनकी कोई चीज़ नहीं है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। बार्ली दबी आवाज़ में कहता है, यान प्लीज़ महान मैंटिकोर से अदब से पेश आओ, वो बुरा मान जाएंगी। लेकिन यान नहीं रुकता। यान दीवार पर लगी मैंटिकोर ड्रैगन की एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा करता है और कहता है, आप देखिए अपनी इस पुरानी तस्वीर को, आप महान शक्तिशाली मैंटिकोर थी जो खतरों में लोगों की मदद करती थी, और आज आपको बस ये चिंता है कि आपका रेस्टोरेंट कहीं बंद ना हो जाए या कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट को रिव्यू में सिर्फ 1 स्टार ना दे दे। आप अपने सारे महान कारनामे भूल चुकी हैं। मैंटिकोर अपने ही पुराने चित्र के सामने इशारा करके कहती हैं, तब की बात अलग थी, ये मैंटिकोर आज़ाद थी, उसके ऊपर कोई होम लोन नहीं था, उसे EMIs और बिजली के बिल नहीं भरने होते थे। आज मैंटिकोर को ये सब करना पड़ता है, पर मैं मानती हूँ ये भी कोई बुरी ज़िंदगी नहीं है। किसने कहा है कि जीवन में रोमांच के लिए, कुछ बेहतरीन करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, खतरे उठाने पड़ते हैं। यान मैंटिकोर से कहता है, ये खुद आपने कहा है। यान मैंटिकोर के चित्र के ऊपर लिखे एक कोटेशन सुवाकी की ओर इशारा करता है। मैंटिकोर पलट कर देखती है और उनके चित्र के ऊपर उन्हीं का कहा हुआ एक सुवाकी लिखा था, यू हैव टू टेक रिस्क्स इन लाइफ टू हैव एन एडवेंचर। जीवन में कुछ अनोखा अकल्पनीय हासिल करना हो तो आपको साहस करना पड़ता है, खतरे उठाने पड़ते हैं। मैंटिकोर अपने ही शब्दों को पढ़कर सोच में पड़ जाती हैं और मन ही मन खुद से बात करने लगती हैं, ये मैंने क्या कर दिया? जो संदेश मैंने दुनिया को दिया था, आज खुद मैं उसके विपरीत एक बोरिंग जिंदगी जी रही हूँ। इस जगह को पहले की तरह भयानक होना चाहिए। मैंटिकोर गुस्से में दहाड़ती हैं और उनके मुंह से आग निकलने लगती है। उस आग से पूरा रेस्टोरेंट जलने लगता है, चारों ओर भगदड़ मच जाती है। आग में फिनिक्स मणि तक पहुंचने का असली नक्शा भी जलकर राख हो जाता है। बार्ली इयान भी अपने पापा को लेकर वहां से भागते हैं, लेकिन पापा विल्डन एक टेबल से टकराकर नीचे गिर जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। उसी समय बार्ली पीछे मुड़कर देखता है कि आग से जला हुआ छत का एक बड़ा हिस्सा उनके पापा पर गिरने वाला है। बार्ली चिल्लाकर कहता है, इयान जल्दी कुछ करो, खुद पर भरोसा रखो और छड़ी का जादू इस्तेमाल करो। इयान छड़ी घुमाकर कहता है, स्थिर भव, और लकड़ी का वो बड़ा हिस्सा जादू से हवा में स्थिर हो जाता है। इयान और बार्ली तुरंत अपने पापा को लेकर अपनी वैन में पहुंच जाते हैं। बार्ली खुश होकर कहता है, मेरा भाई जादूगर है। इयान, तुम्हारे अंदर जादू का अंश है, जैसा कि हमारे पापा ने चिट्ठी में लिखा था। इयान आश्चर्य में कहता है, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि ये मैंने कैसे किया। बार्ली कहता है, विश्वास से मेरे भाई, तुमने पहली बार खुद पर पूरी तरह से भरोसा किया। आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है और अब तुम आसानी से पापा को वापस लाने का मंत्र पूरा कर पाओगे। इयान कहता है, पर फिनिक्स मणि तक पहुंचने का नक्शा जल चुका है। बार्ली इयान से कहता है, इयान तुम चिंता मत करो, मैंने एक टेबल से ये चिल्ड्रन मेनू वाला नक्शा ले लिया है और जैसा कि मैंटिकोर ड्रैगन ने बताया था कि यह पूरी तरह से असली नक्शे पर आधारित है। और हमारे लिए राहत की बात यह है कि किसी बच्चे ने इसकी पहेली पहले ही सुलझा दी है और इसमें जवाब भी उसने लिखा हुआ है, रेवेंस पॉइंट। बस अब हमें जाना है इस जगह पर, रेवेंस पॉइंट पर। यान खुश हो जाता है और जल्दी से अपने शहर के नक्शे में रेवेंस पॉइंट ढूंढ निकालता है। बार्ली कहता है, सुबह तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। यान चौंक कर कहता है, सुबह तक?
क्या हम जल्दी नहीं पहुंच सकते? बार्ली कहता है, सुबह तक पहुंचने पर भी हमें पापा के साथ बिताने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। यान कहता है, ठीक है, हम एक्सप्रेस वे से चलेंगे। बार्ली मना करता है और कहता है, हमें जंगल के रास्ते से चलना चाहिए। हम इतनी बड़ी खोज पर निकले हैं और उसके लिए जोखिम भरा जंगल का रास्ता ही सही रहेगा, जिससे यह सफ़र रोमांचक और यादगार बनेगा। यान नहीं मानता और कहता है, नहीं, हम एक्सप्रेस वे के रास्ते से ही चलेंगे। बार्ली कहता है, यान तुम जानते हो, मैंने इन रहस्यमय खोजों के बारे में काफ़ी पढ़ा है। इनमें अगर कोई रोमांच ना हो तो ऐसे सफ़र के कोई मायने नहीं होते। एक्सप्रेस वे का बोरिंग सफ़र हमें कोई यादगार पल नहीं देगा और जंगल के रास्ते से हम जल्दी पहुंच भी जाएंगे। पर यान साफ मना कर देता है और कहता है, हम एक्सप्रेस वे के सुरक्षित रास्ते से ही चलेंगे और शायद जंगल के रास्ते से भी पहले पहुंच जाएंगे। बार्ली कहता है, ठीक है, और दोनों एक्सप्रेस वे पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरी ओर माल और एल मैंटिकोर सराय पर पहुंच जाती हैं और मैंटिकोर से अपने बच्चों के बारे में पूछती हैं। मैंटिकोर माल और एल को सब कुछ बताती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बच्चे फिनिक्स मणि की खोज में रेवेंस पॉइंट पर गए हैं। पर तभी बोलते बोलते अचानक मैंटिकोर रुक जाती हैं और घबराकर माल और एल से कहती हैं कि आपके बच्चे बहुत बड़े खतरे में हैं। मैं उन दोनों को फिनिक्स मणि से जुड़े श्राप के बारे में बताना भूल गई। माल और एल ये सुनकर घबरा जाती हैं और मदद के लिए मैंटिकोर को अपने साथ कार में बिठा लेती हैं और रेवेंस पॉइंट की ओर निकल पड़ती हैं। यहाँ बार्ली और यान एक्सप्रेस वे पर कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उनकी गाड़ी की गैस खत्म हो जाती है। बार्ली यान से कहता है, मेरे पास एक उपाय है। हमारे पास डिब्बे में थोड़ी गैस बची हुई है। तुम अगर जादू से उसे बड़ा कर दो तो उसमें मौजूद गैस भी बढ़ जाएगी और उसे भरकर हमारी ग्विनेवर वैन चल पड़ेगी। बार्ली यॉर का खजाना में से मंत्र ढूंढकर यान को दिखाता है। मंत्र का नाम था समृद्धि भव और उस जादू का इस्तेमाल करने का तरीका भी उसमें लिखा था। बार्ली कहता है, तुम कोशिश करो, तुम कर लोगे। यान पहले थोड़ा हिचकिचाता है, फिर जादू की कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। यान जैसे ही डिब्बे को बड़ा करने के लिए मंत्र पढ़ रहा होता है, तभी बार्ली बार बार पीछे से कहता रहता है, फोकस करना, तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए और बिल्कुल सीधे खड़े रहना। यान पूरा ध्यान लगाकर जादू करने की कोशिश करता है, पर डिब्बे पर कोई असर नहीं हो रहा था। पीछे से बार्ली फिर से कहता है, यान फोकस करो, कि तभी यान झल्लाकर गुस्से में छड़ी घुमा देता है और गलती से छड़ी बार्ली की तरफ घूम जाती है और बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। गैस का डिब्बा तो बड़ा नहीं होता, लेकिन बार्ली छोटा हो जाता है, एक गिलहरी जितना छोटा। यान डर जाता है और कहता है, मुझे पता था, मैं जरूर कोई गड़बड़ कर दूंगा। बार्ली कहता है, डरो मत, इस जादू का असर कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। यान बार्ली को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और अपने पापा के साथ गैस स्टेशन ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इत्तेफाक से कुछ ही कदम पर उसे एक गैस स्टेशन मिल जाता है। वो जैसे ही गैस स्टेशन पर पहुंचता है, उसी समय शैतानी जंतु पिक्सीज की गैंग वहां पर आ जाती है। शहर के इस विस्तार में इनका बहुत आतंक और दबदबा होता है। यहाँ दूसरी ओर माल और एल कार में मैंटिकोर से पूछती हैं, आप जिस श्राप के बारे में बता रही थी वो श्राप है क्या? मैंटिकोर बताती हैं, जैसे ही कोई फिनिक्स मणि को उसकी जगह से उठा लेगा, उसी समय श्राप से वहाँ पर एक भयानक जीव, एक ड्रैगन जीवित हो जाएगा और वह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। माल और एल घबराहट में पूछती हैं, इस श्राप से बचने का कोई रास्ता तो होगा? मैंटिकोर कहती है, हाँ है। हर श्राप का कमजोर हिस्सा होता है उसका मध्य भाग। इस श्राप में वह हिस्सा है ड्रैगन का दिल। मेरी खुद की बनाई एक तलवार कर्स क्रसर से ड्रैगन को मारा जा सकता है। माल और एल पूछती हैं, वो तलवार अभी कहाँ है, आपके घर पर? मैंटिकोर हिचकिचाते हुए कहती हैं, मैंने मेरे लोन की कुछ EMIs भरने के लिए वो तलवार बेच दी थी, पर आप चिंता मत कीजिए, रास्ते में ही एक दुकान पर तलवार हमें मिल जाएगी। माल और एल कहती है, घबराना मत मेरे बच्चों, मैं आ रही हूँ। यहाँ गैस स्टेशन पर यान गैस भर रहा होता है, तभी बार्ली कहता है, मैं 2 मिनट में वॉशरूम जाकर आता हूँ। पर वॉशरूम से वापस आते समय बार्ली को पिक्सीज गैंग का सरदार रास्ते में मिलता है। बार्ली उत्सुकता में उससे पूछता है, तुम्हारे ये पंख बहुत प्यारे हैं, तुम्हें तो उड़ने में काफ़ी मजा आता होगा। पिक्सीज गैंग का सरदार गुस्से में कहता है, पूरी दुनिया जानती है हम उड़ नहीं सकते, तुमने कभी हमारा नाम नहीं सुना क्या? बार्ली के मुंह से सच निकल जाता है, हाँ, मैंने आपका नाम कभी नहीं सुना। ये सुनकर वो बददिमाग सरदार और गुस्सा हो जाता है और कहता है, कोई नहीं जो इस शहर में दूर दूर तक हमें ना जानता हो। आज तुझे भी मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। पिक्सीज का सरदार अपनी पूरी गैंग को आवाज़ देता है। ये देखकर यान बार्ली को उठाता है और अपने पापा के साथ वैन की ओर भागता है। वो जल्दी से वैन में गैस भरता है, पर तभी उसे ध्यान आता है कि वैन चलाएगा कौन। वैन तो सिर्फ बार्ली को चलाने आती है और बार्ली आकार में छोटा हो चुका है। बार्ली चिल्ला कर कहता है, यान तुम वैन चला सकते हो। यान कहता है, मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं तो ड्राइविंग टेस्ट में भी फेल हो गया था। बार्ली कहता है, यान कोई भी इंसान माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता,
परिस्थितियाँ ही हमें सब कुछ सिखाती हैं। खुद पर भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। ईयान आँख बंद करता है, एक लंबी सांस लेता है और वैन स्टार्ट करता है। शुरुआत में कुछ दूर तक वैन थोड़ी आड़ी टेढ़ी चलाने के बाद ईयान वैन बिल्कुल सीधे तरीके से चलाना शुरू कर देता है। पिक्सीज गैंग इनका पीछा करते हैं, वैन पर हमला करते हैं और इनका रास्ता रोकने की हर तरह की कोशिश करते हैं, पर ईयान इन सब से बचाकर वैन को दूर भगा ले जाता है। और इस पूरे संघर्ष के दौरान बार्ली ईयान का हौसला बढ़ाता रहता है। कुछ दूर जाने पर बार्ली के ऊपर से जादू का असर खत्म हो जाता है और वह फिर से अपने पुराने आकार में वापस आ जाता है और खुद वैन चलाने लगता है। पर बार्ली थोड़ा नाराज़ होता है। बार्ली एक जगह पर चिप्स के पैकेट लेने के लिए वैन को रोकता है और तभी बार्ली और ईयान के बीच बहस शुरू हो जाती है। बार्ली कहता है, अगर हम जंगल के रास्ते से गए होते तो ये सब कभी नहीं होता, तुमने मेरी बात नहीं मानी। गुस्से में ईयान के मुंह से निकल जाता है, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? तुम हमेशा परियों और काल्पनिक कहानियों की बातें करते रहते हो। हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, मेरे दोस्त सब तुम्हें बेवकूफ़ और पागल समझते हैं। मुझे भी अक्सर तुम्हारी हरकतों के कारण सबके बीच शर्मिंदा होना पड़ता है। बार्ली को ये सुनकर दुख होता है। बार्ली शांत सुर में कहता है, लोग मुझे बेवकूफ़ या पागल समझते हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम मेरे भाई हो, तुम क्या सोचते हो और तुम मुझे क्या समझते हो उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। ईयान को ये सुनकर अपनी कही हुई बात पर अफसोस होता है। बार्ली अपने पापा के जूते ठीक करते हुए कहता है, मुझे कभी एक मौका तो दो, मेरी बात एक बार मान कर देखो। अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो तुम भी मुझे पागल कह सकते हो। मैंने बचपन से इन कहानियों के बारे में पढ़ा है, मुझ पर भरोसा करो, सिर्फ एक बार मेरी बात मान कर देखो, मुझे भी सब कुछ ठीक करने का एक मौका तो दो। ईयान कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई, ठीक है अब हम जंगल के रास्ते से ही चलेंगे। बार्ली खुश हो जाता है। बार्ली, ईयान और उनके पापा खुशी से नाचने लगते हैं और दिल खोल कर हंसते हैं। फिर वो लोग बार्ली के कहे अनुसार जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंटिकोर माँ लॉरेल को एक पान शॉप साहूकार की दुकान पर लेकर आती है और वहाँ से तलवार हासिल कर लेती हैं। उसी समय माँ लॉरेल को कॉल्ट ब्रैंको का फ़ोन आता है। माँ लॉरेल उन्हें सारी बात बताती हैं। कॉल्ट ब्रैंको अपने सभी साथी पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और वो भी बार्ली ईयान की तलाश में जंगल में निकल पड़ते हैं। यहाँ जंगल में बार्ली ईयान को रेवेंस पॉइंट तक पहुँचने में सुबह हो जाती है। रेवन की मूर्ति देखकर ईयान कहता है, चिल्ड्रन मेन्यू के रास्ते के अनुसार तो रेवेंस पॉइंट पहाड़ियों में होना चाहिए। बार्ली कहता है, मेरा दिल, मेरी सिक्स सेंस कहती है शायद ये रेवन की मूर्ति हमें सिर्फ आगे बढ़ने की दिशा बताने के लिए है। बार्ली रेवन की मूर्ति की चोंच की दिशा में आगे देखता है तो उसे और ईयान को एक और रेवन की मूर्ति दिखाई देती है। ईयान कहता है, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? बार्ली कहता है, मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ मेरे भाई। ईयान कहता है, अगर हम मेरे बताए रास्ते पर जाते तो कभी भी रेवेंस पॉइंट तक नहीं पहुँच पाते। बार्ली कहता है, ईयान अब कोई चिंता की बात नहीं, हमारी प्यारी ग्विनवर वैन हमें दूसरी रेवन की मूर्ति तक पल में पहुँचा देगी। लेकिन तभी वहाँ पर कॉल्ट ब्रैंको आ जाते हैं। ईयान बार्ली कॉल्ट ब्रैंको को अपनी पूरी बात बताने की कोशिश करते हैं और कॉल्ट ब्रैंको उन्हें कहते हैं, तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है और मेरे साथ साथ पुलिस का पूरा स्टाफ तुम्हें ढूंढ रहा है। ईयान और बार्ली दौड़कर अपनी वैन में बैठ जाते हैं और बिजली की तेज़ी से रेवन की दूसरी मूर्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी सामने से पुलिस का एक दूसरा स्टाफ आ जाता है। ईयान उन सबको चकमा देते हुए एक कच्चे रास्ते पर गाड़ी भगाने लगता है, पर आगे जाकर वो कच्चा रास्ता बंद होता है और पीछे पुलिस तेज़ी से उनकी तरफ आ रही होती है। बार्ली और ईयान वैन से बाहर आ जाते हैं। बार्ली कहता है, ईयान तुम बिजली का विनाशक जादू करके पहाड़ी का एक हिस्सा तोड़कर नीचे गिरा दो, रास्ता पत्थरों से बंद हो जाएगा और पुलिस वाले हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ईयान बिजली का विनाशक जादू करने की कोशिश करता है पर असफल होता है। ईयान मायूस होकर कहता है, मैं पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगा। ये सुनकर बार्ली भी उदास हो जाता है, पर उसके मन में एक उपाय आता है। वो अपनी प्यारी वैन ग्विनवर की ओर देखता है और मन में कहता है, ग्विनवर अब शायद तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, मुझे माफ़ करना। बार्ली वैन में बैठकर इंजन ऑन करता है और ग्विनवर के एक्सीलेटर पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर स्टीयरिंग को पहाड़ी की दिशा में स्थायी करके छोड़ देता है। ग्विनवर तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ने लगती है। बार्ली ग्विनवर को आखिरी सलाम करता है और ग्विनवर एक पत्थर के चढ़ाव से उछलकर ऊपर पहाड़ी के एक बड़े से हिस्से से टकराती है। पहाड़ी का वो हिस्सा टूट जाता है और रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। पुलिस का दस्ता पत्थर के दूसरे पार ही रह जाता है। बार्ली और ईयान जल्दी जल्दी मैदान के रास्ते एक के बाद एक रेवन की मूर्तियों की चोंच की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं और अंत में एक रेवन की मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं जिसकी चोंच नीचे की ओर होती है। ईयान चोंच की दिशा में नीचे ज़मीन पर देखता है तो उसमें उसे मूर्ति के ही एक हिस्से का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ईयान मूर्ति के उस हिस्से को छूता है तो उसमें से एक पत्थर, एक मुहर उसके हाथ में आ जाती है।
बार्ली और यान देखते हैं कि पत्थर की मुहर पर एक अजीब सा निशान है जिसमें पानी की लहरें और एक एक्स बना हुआ है। बार्ली कहता है, मुझे लगता है इसका मतलब है कि हमें अब पानी के रास्ते से आगे बढ़ना होगा। बार्ली और यान देखते हैं कि पास ही में एक छोटी सी नदी एक गुफा में जा रही है। दोनों नदी के रास्ते गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। आगे पानी गहरा होता जाता है। यान कहता है, अब क्या करें? बार्ली कहता है, कोई जादू सोचते हैं। बार्ली कुछ देर सोचकर कहता है, यान, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जब कोई रास्ता सूझ ना रहा हो तो हमें अपने आसपास जो भी चीज़ उपलब्ध हो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। यान, तुम एक काम करो, मैं जो ये पॉपकॉर्न खा रहा हूँ तुम उसे जादू से बड़ा कर दो। ये नाव की तरह पानी में तैरेगी और हम इस पर बैठकर रास्ता पार कर लेंगे। यान मंत्र से पॉपकॉर्न को एक नाव के आकार जितना बड़ा कर देता है और दोनों भाई उस पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ मालॉरेल और मैंटिकोर जैसे ही जंगल के रास्ते पर पहुँचते हैं कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मालॉरेल कहती हैं, अब एक ही रास्ता है। मैंटिकोर ड्रैगन, आपको पुराने दिनों की तरह उड़कर हमें उनके पास पहुंचाना होगा। मैंटिकोर अपने पंख फैलाकर तैयार हो जाती हैं। यहाँ गुफा में बार्ली और यान सभी मुश्किलों को पार करते हुए एक सीढ़ी के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि ऊपर से एक छोटे से दरवाजे से रोशनी आ रही है। यान और बार्ली खुश हो जाते हैं। बार्ली कहता है, बस हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए मेरे भाई। यान सीढ़ी चढ़कर वो छोटा सा दरवाज़ा खोलता है और बाहर का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ जाता है। उसके सामने उनका स्कूल था। वो दोनों अपने मशरूम टाउन में वापस आ गए थे। यान रुआंसा हो जाता है। बार्ली कहता है, कुछ तो है पहेली में, शायद जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने सब कुछ नक्शे के अनुसार किया, कहीं ऐसा तो नहीं फिनिक्स मणि यहीं कहीं हमारी नज़र के सामने है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। इस मुहर का इशारा शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। यान गुस्से में कहता है, अब शाम होने वाली है, मैंने गलती की जो तुम्हारी बात मानी। हमें एक्सप्रेसवे के रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए था। सब सही कहते हैं, तुम पागल हो। यान की इस बात से बार्ली को चोट पहुंचती है। बार्ली कुछ नहीं कहता। यान जादुई छड़ी बार्ली को वापस दे देता है और कहता है, मैं पापा के साथ जा रहा हूँ, उनके साथ बचे हुए कुछ पल बिताने के लिए। बार्ली यान को आवाज़ देता है, यान रुको, हम जरूर कुछ न कुछ ढूंढ लेंगे। पर यान नहीं रुकता। वो पापा विल्डन के साथ नदी किनारे बैठकर सूर्यास्त देखने लगता है। यहाँ बार्ली पत्थर की मुहर पर पानी के निशान को फिर से देखता है तो उसे एक बात याद आती है कि यहीं स्कूल के सामने चौराहे पर एक प्राचीन फव्वारा है जिसे कुछ समय पहले ही बार्ली ने टूटने से बचाया था। बार्ली प्राचीन फव्वारे में फिनिक्स मणि को ढूंढने लगता है, पर तभी वहाँ पर मौजूद कर्मचारी आकर बार्ली को रोकने लगते हैं, लेकिन बार्ली उन्हें चकमा देकर प्राचीन फव्वारे के ऊपरी भाग पर चढ़ जाता है। यहाँ इयान अपनी जेब से टू डू लिस्ट की डायरी निकालता है और उसमें लिखे कार्य जो वह अपने पापा के साथ करना चाहता था उन्हें एक एक करके काटने लगता है। पर जैसे ही वो ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी चलाना सीखना, इस कार्य को काटने जाता है, तभी उसे याद आता है कि पिक्सीज गैंग से बचने के लिए उसने गाड़ी चलाई थी और किस तरह बार्ली ने उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। यान सोच में पड़ जाता है और ड्राइविंग लाइसेंस कार्य को राइट मार्क करता है। उसे याद आता है कि उसने बार्ली के साथ कैच भी खेला था। वो प्ले कैच पर भी राइट मार्क करता है। उसे वो पल भी याद आता है जब बार्ली और यान और उसके पापा साथ मिलकर खूब हंसे थे और मज़े से नाचे भी थे। बार्ली लाफ टुगेदर कार्य को भी राइट मार्क करता है। अब यान आखिरी कार्य पढ़ता है, शेयर माई लाइफ विथ हिम, अपने पापा के साथ अपने सुख दुख बांटना। यान को तुरंत अपने बचपन के वो सारे पल याद आते हैं जब बार्ली ने कुछ नया सीखने के लिए हमेशा उसकी मदद की थी। उसे हंसाने के लिए अक्सर बार्ली जानबूझकर बेवकूफ़ों जैसी हरकतें किया करता था। उसे वो पल भी याद आते हैं जब कुछ भी नया सीखते समय बार्ली उसको प्रोत्साहित करता था, उसका ख्याल रखता था। यान शेयर माई लाइफ विथ हिम कार्य को भी राइट मार्क करता है। यान को एहसास होता है उसने अपनी ज़िंदगी की हर खुशी बार्ली के साथ शेयर की है और बार्ली हमेशा उसके पिता की जगह पर उसके साथ रहा है, उसके पास रहा है। यान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसका मन अपार सुकून से भर जाता है। यान तुरंत उठकर अपने पापा के साथ अपने भाई बार्ली के पास भागता है। यहाँ प्राचीन फव्वारे को पुलिस घेर लेती है, पर बार्ली फव्वारे से नीचे उतरने से मना कर देता है। उसी समय बार्ली की नज़र फव्वारे के एक गड्ढे पर पड़ती है। उस गड्ढे का आकार बिल्कुल उस पत्थर की मुहर के जैसा था। बार्ली उस गड्ढे में अपनी पत्थर की मुहर को रख देता है और अचानक फव्वारे के ऊपरी भाग से चमकता हुआ फिनिक्स मणि बाहर आता है। बार्ली खुशी से चिल्लाने लगता है। बार्ली देखता है कि इयान दूर से दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है। बार्ली कहता है, इयान ये देखो, मुझे फिनिक्स मणि मिल गया। इयान चिल्लाकर कहता है, बार्ली अपने पीछे देखो। बार्ली देखता है उसने फव्वारे के जिस हिस्से से फिनिक्स मणि निकाला था उसमें से लाल रंग का गहरा धुआं निकलना शुरू हो जाता है
और उस धुएं से एक विशाल ड्रैगन का निर्माण होता है। वो ड्रैगन बार्ली के हाथ में फिनिक्स मणि देख लेता है और वो बार्ली की ओर गुस्से में बढ़ने लगता है। बार्ली इयान की ओर भागता है, पर जैसे ही दोनों भाई पास में पहुंचते हैं, ड्रैगन आग से उन पर हमला कर देता है। बार्ली और इयान एक दूसरे से दूर जाकर गिरते हैं। ड्रैगन बार्ली पर फिर से हमला करने ही वाला होता है कि मालॉरेल मैंटिकोर के साथ वहां आ पहुंचती हैं। ड्रैगन मालॉरेल और मैंटिकोर के पीछे भागता है। महान मैंटिकोर अपनी कर्स क्रसर तलवार से ड्रैगन के दोनों पंख काट देती हैं। ड्रैगन बुरी तरह से जमीन पर गिरता है। यहाँ बार्ली इयान और अपने पापा को लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है। इयान कहता है, बार्ली मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। बार्ली कहता है, अभी इसके लिए वक्त नहीं है इयान, सूर्यास्त होने ही वाला है। ये लो फिनिक्स मणि और जल्दी से मंत्र पूरा पढ़ो। इयान मंत्र पढ़ता है, बस एक इच्छा मेरी, ना ज़्यादा ना कम, फिर से चल सकूं धरती पर, दो एक दिन का पुनर्जन्म। फिनिक्स मणि से नीले रंग की रोशनी निकलती है और उनके पापा के शरीर के ऊपरी भाग का निर्माण शुरू हो जाता है। पर फिर से इयान का संतुलन बिगड़ने लगता है। तभी आगे बढ़कर बार्ली इयान को सहारा देता है। उसी समय मालॉरेल और मैंटिकोर ड्रैगन को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती हैं, लेकिन ड्रैगन उन्हें अपनी विशाल पूंछ से मार के नीचे गिरा देता है। उसी समय मैंटिकोर की कर्स क्रसर तलवार एक गड्ढे में गिर जाती है। ड्रैगन फिर से बार्ली और इयान की ओर बढ़ने लगता है। मालॉरेल चिल्लाकर बार्ली और इयान को आवाज़ देती है, बच्चों पीछे देखो, ड्रैगन तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। बार्ली ड्रैगन को अपनी ओर आता देख इयान से कहता है, इयान तुम पापा के पास रुको, मैं जाकर इस ड्रैगन का ध्यान बटाता हूँ और पापा को मेरी तरफ से गुड बाय कह देना। इयान ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और वो बार्ली का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। इयान बार्ली से कहता है, नहीं बार्ली, तुम पापा के पास रुको, मैं ड्रैगन का ध्यान बटाता हूँ। इयान आगे कहता है, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी गलतियाँ सही करने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए तुम हमेशा मेरे पास थे। पर तुम्हारे पास कोई नहीं था जो तुम्हारी गलतियाँ सही करता, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाता। तुमने हमेशा खुद ही अपने आप को संभाला है। पापा की जगह हमेशा तुम मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, पर तुम्हारे पास कोई नहीं था। इसलिए पापा से बचे हुए पल में मिलने का असली हकदार कोई और नहीं, तुम हो। तुम पापा के पास रुको, मैं ड्रैगन का ध्यान बटाता हूँ और पापा को मेरी तरफ से गुड बाय कह देना। बार्ली अपने भाई इयान की बात सुनकर भावुक हो जाता है। बार्ली पापा विल्टन के पास रुकता है और इयान छड़ी लेकर तेजी से ड्रैगन की ओर बढ़ने लगता है। ड्रैगन और इयान के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगन इयान को अपने रास्ते से हटाकर सीधा बार्ली की और पापा विल्टन की ओर बढ़ने लगता है। पापा विल्टन के शरीर का ऊपरी भाग अभी निर्मित हो ही रहा होता है। ड्रैगन बिल्कुल बार्ली के पास में पहुंच जाता है। उसी समय मालॉरेल पूरी कोशिश करके गड्ढे से कर्स क्रसर तलवार को बाहर निकाल लेती है और सीधे इयान की तरफ फेंकती है। इयान जादू से तलवार को हवा में उड़ाकर सीधे ड्रैगन के दिल को भेद देता है। ड्रैगन मारा जाता है। ड्रैगन के शरीर के सभी पत्थर के हिस्से इयान के आसपास आकर गिरते हैं। इयान पत्थरों के घेरे में घिर जाता है। दूर पत्थरों के घेरे के एक छेद से इयान देखता है कि उसके पिता का पूरा शरीर आ चुका है और उसके पापा बार्ली से कुछ बातें कर रहे हैं। इयान देखता है कि इयान और पापा किसी बात पर हंसते हैं। फिर कुछ देर बाद पापा विल्टन बार्ली को गले से लगा लेते हैं और दूसरे ही पल इयान देखता है उसके पापा गायब हो जाते हैं। बार्ली वहाँ अकेला खड़ा रह जाता है। इयान के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू होते हैं। ये पूरा नज़ारा दूर से मालॉरेल और कॉर्ड ब्रैंको भी देखते हैं। सूर्यास्त हो जाता है। बार्ली भी आंखों में आंसू के साथ इयान के पास आता है और इयान को पत्थरों के घेरे से बाहर निकालता है। इयान पूछता है, पापा ने क्या कहा? बार्ली नम आंखों से कहता है, पापा कह रहे थे कि हम दोनों बच्चों के नाम हैरी पॉटर कहानी के किसी जादूगर के नाम पर रखने चाहिए थे, बार्ली पॉटर और इयान वीजली। इयान ये सुनकर हंसने लगता है। बार्ली आगे खुशी से कहता है, और पापा ने कहा कि उन्हें हम दोनों बच्चों पर गर्व है और साथ ही उन्होंने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए एक चीज़ भेजी है, एक प्यार की झप्पी। बार्ली ये कहकर इयान को गले से लगा लेता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद मालॉरेल बार्ली और इयान की वैन विनवर उनके लिए पूरी तरह से रिपेयर करवा के घर ले आती हैं। वैन पर बार्ली और इयान की एक फ़ोटो भी होती है। वैन में बैठते ही बार्ली इयान से कहता है, तो मेरे भाई चले एक छोटी सी सैर पर। इयान कहता है, क्यों नहीं, चलते हैं। और इयान जादू से वैन को हवा में उड़ाकर ले जाता है। इयान और बार्ली निकल पड़ते हैं एक रोमांचक सैर पर। और इस तरह से इस प्यारी सी कहानी का एक सुखद अंत होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता, भाई बहन और पूरा परिवार हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी परवाह करते हैं। बस इस प्यार को कभी कभी हम समझ नहीं पाते। उनकी चिंता को हम अपनी खुशियों का दुश्मन समझने लगते हैं।
पर ऐसा सच में नहीं होता। बस वो अपनी चिंता और भावनाओं को अक्सर सही तरीके से या सही शब्दों में समझा नहीं पाते। इसलिए हमें हमेशा दिल खोलकर उन्हें प्यार देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और हमेशा याद रखें, निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी होते हैं। इस सीख के साथ मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि संसार में सभी परिवार में प्रेम और स्नेह सदा बना रहे। दोस्तों, अब समय है मेरे आज के सवाल का। मेरा आज का सवाल है, बार्ली की प्यारी वैन का नाम क्या है? इस सवाल के साथ आज की कहानी यहीं पूरी करते हैं। अगले वीकेंड पर फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियाँ सुनते और सुनाते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।